कि मुझे इस देश पे विश्वास नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियंस पे विश्वास नहीं है, उसने अपनी आखिरी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क को टैग किया था। बेटे इनके नहीं मरते, बेटे मरते हैं आम इंसान के। आम इंसान गाजर मूली है, वो मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? मर्द की कोई वैल्यू ही नहीं है। 20 दिन के बाद निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई। आज भी वो एसेंचर कंपनी में काम कर रही है, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। कोई तो मर्दों की भी सुन लो, कोई तो सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। मर्द अगर करे तो वो रेपिस्ट और ना करे तो इम्पोर्टेंट। इफ वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमेन, वी शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेन टू। ये पवन सिंह का नाम तो एकदम से याद है, ऐसे तो करोड़ों हैं इस देश में जिनका खत्म हो गया सब। मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ सुसाइड मत करो, तुम्हारे माँ बाप के जूते चप्पल घिस जाएंगे कोट कोट जाते हुए। जो है ना, आप अभी पिज्जा यहाँ पे ऑर्डर करिए, पिज्जा नहीं आएगा, उससे भी पहले रेप केस फाइल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जो एक महिला होकर पुरुषों की आवाज़ बन चुकी हैं, यानी मर्दों की आवाज़ बन चुकी हैं। पुरुषों को समाज में दबाया जा रहा है, हमेशा महिलाओं को ही आगे किया जा रहा है। इसको लेकर कई सारी बातें खुलकर बोलने वाली हैं यहाँ पर बरखा त्रिहन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कि कुछ ऐसी टॉपिक पे बात किया जाए, कुछ ऐसे विषय पे बात किया जाए। लोगों ने जिसे सुना तो है लेकिन नज़रअंदाज बहुत करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मेरा सवाल है मैम आपसे, वो ये आप बताइए कि क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बनना चाहिए? अश्मिता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस पॉडकास्ट को करने का आपने सोचा, मन बनाया, क्योंकि मन बनाना और सोचना भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और रही बात कानून की, तो इस देश में तो ये धारणा है कि मर्द को दर्द ही नहीं होता, जबकि मर्द को बहुत दर्द होता है। और कोई भी इस देश में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इस देश के कानून बनाने वाले हों, कानून के रक्षक हों, या जुडिशरी हो, या कोई भी हो, वो इस विषय पे सोच ही नहीं रहे हैं। बात तो करना बड़ी दूर की बात है, कानून तो बड़ी दूर की बात है, कानून तो पता नहीं कब बनेगा। एक छोटी सी मांग थी हमारी कि सरकार से कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बना दिए जाए देश में, और एक मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो, वो भी आज तक नहीं हुआ। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये, जबकि इस देश में कीड़े मकोड़ों की भी सुनवाई होती है। अभी हाल में ही आपने सुना, कुत्तों की भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि कुत्तों की कितनी अहमियत है इस देश में, लेकिन पुरुषों की कोई अहमियत नहीं है। जब मैं अक्सर पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, जब लड़के सुसाइड कर लेते हैं, तो पुलिस वाले अक्सर मुझे ये कहते हैं, मरने दो सालों को, तुम्हें क्या। मैं इस गाली गलौज कभी अपने किसी भी प्रकार के वक्तव्य में मैं नहीं रखती, लेकिन ये पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं मुझे। तो आप सोचिए कि मर्द की कोई वैल्यू ही नहीं है इस पूरे देश में। जो मर्दों की आत्महत्या की दर है वो 3 गुना 2 साल पहले थी। नीले ड्रम वाले केसेस आप अगर काउंट कर लीजिए साथ, जो कि नीले ड्रम का कहर आपको पता ही है। अभी तो लेटेस्ट आपको टाइल कांड बता दूं, जिसमें कि पत्नी ने अपने हस्बैंड को दीवार में चिनवा दिया, ऊपर टाइलें लगवा दी। तो आप सोचिए कि नया टाइल कांड भी आ गया। अगर उनको भी, उन आंकड़ों को भी जोड़ लीजिए तो 4 गुना पुरुष मर रहे हैं। लेकिन आज भी हम मूक दर्शक बन के बैठे हैं, सोए हुए हैं। इन सबको जगाना होगा। जागेंगे कब ये नहीं पता, लेकिन मैं जगाने का काम कर रही हूँ। पुरुष समाज को इकट्ठा कर रही हूँ, मेल वोट बैंक तैयार कर रही हूँ। इलेक्शन राउंड द ईयर चलते हैं हमारे देश में, इसलिए मेल वोट बैंक तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हर नेता रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट में लगा है। महिलाओं की अपीजमेंट करते करते इनको पुरुष का दर्द तो सुनाई ही नहीं देता, दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए ये आंकड़े इनको नहीं रुलाते, क्योंकि बेटे इनके नहीं मरते, बेटे मरते हैं आम इंसान के। आम इंसान गाजर मूली है, वो मर जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैम, आप देखिए पुरुष आयोग की अध्यक्ष भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से आयोग बने हुए हैं, पुरुषों के लिए भी बनना चाहिए? बिल्कुल, मेरी तो यही माँग है और सरकार से लगातार मोर देन अ डेकेड 10 साल से भी ज़्यादा हो गई सरकारें आती-जाती रहती हैं। हमारी माँग तो बहुत पुरानी है। यूपीए की सरकार जब थी तब भी हमारी यही माँग थी कि 498 जो धारा है उसको हटा दिया जाए, उसको स्क्रैप कर दिया जाए और पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। लेकिन पुरुष आयोग का गठन सरकार ने आज तक नहीं किया। जबकि आपको बताऊँ जब मेनका गांधी यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड की मिनिस्टर थी, तब उनके पास इतने सारे पति कॉल करते थे और पति उनसे मदद माँगते थे। तब उन्होंने बोला कि यहाँ पतियों की मदद नहीं होती थी। जब मेरे को उन्होंने बुलाया मेनका जी ने मिलने के लिए, तब मैंने उनसे ये बात कही थी कि क्यों आपको नहीं लगता कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? उन्होंने कहा ये तो सरकार सोचे, ये तो सरकार का काम है। मैंने कहा सरकार में तो आप भी हैं। उन्होंने बोला हाँ होना तो चाहिए, लेकिन बना तो नहीं, अभी तक नहीं बना। इतने साल बीत गए, अभी तक नहीं बना पुरुष आयोग, जबकि ये डायर नीड है फॉर्मेशन ऑफ मेंस कमीशन की भारतवर्ष में। इतने पुरुषों की आत्महत्या कर हो रही है, उसमें आपका दिल नहीं पसीजा, आपका दिल नहीं रोता, क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है। लेकिन याद रखिए सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। आज वो किसी और का बेटा है, कल वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता होगा। इसलिए जागो, जागो, जल्द से जल्द इस मुहिम में जुड़ो और सरकार को मजबूर कर दो कि पुरुष आयोग का गठन जल्द से जल्द हो। मैं तो ये कहूँगी कि सभी नेताओं के बेटे फंसे, इनके ऊपर झूठे आरोप लगे, इनकी पत्नी आरोप लगाएं, इनकी जो दूसरी महिला मित्र हैं वो इनके ऊपर रेप केसेस लगाएं, जिससे कि जल्द से जल्द एक निर्णय के तौर पे इनके बीच में ही एक ये तय हो कि पुरुष आयोग का गठन हाँ समय आ गया है, होना चाहिए और जल्द से जल्द पुरुषों की भी कहीं सुनवाई हो, कोई पटल तो मिले उनको। आज वो मर क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है उनको शौक है मरने का? उनको कोई शौक नहीं है मरने का। वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई भी ऐसा पटल नहीं जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। आप सोचिए कि वो कितना बेचारा थर्ड क्लास जेंडर है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो कहाँ जाए? और मैं किसी बलात्कारी या किसी पुरुष जो जिसने गलत काम किया उसके साथ नहीं खड़ी हूँ। मैं निर्दोष पुरुषों के साथ खड़ी हो रही हूँ जो जिन्हें फंसाया जाता है। क्योंकि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने थे वो आज उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ हो रहे हैं। और ये जो सुरक्षा जो है जब इनको प्रदान करी गई थी तो इन्हें बल दिया गया था। आज समय आ गया है कि इन्होंने उस बल का जो है गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को ही मारना शुरू कर दिया है। तो अब पुरुष इतने वीक हो गए, इतने सप्रेस कर दिए गए हैं कि अब उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। और इसीलिए ये आवाज़ लगातार मैं उठाती आ रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी। मेरी आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ती रहूँगी। जितने लोग जुड़ सके मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगी कि सड़कों पे उतरो, इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ को बुलंद करो और सरकार को मजबूर कर दो, जिससे कि हमारी 2 मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जेंडर न्यूट्रल लॉ, समान कानून सभी के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हो। तीनों जेंडर्स को समानता का अधिकार होना चाहिए। नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। विक्टिम कोई भी हो सकता है। और दूसरी मांग हमारी है कि फॉर्मेशन ऑफ मेंस कमीशन, जिससे कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंस कमीशन, मैंने बोल दिया, मेंस कमीशन के बहुत सारे काम होंगे। वो जो है मदद करेगा जो पुरुषों को गलत फंसाया जा रहा है, उन्हीं की काउंसलिंग के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए। स्कूल ड्रॉप आउट्स ज़्यादा लड़के हैं उनके लिए काम करेगा। पॉलिसीज़ ड्राफ्ट होंगी पुरुषों के लिए भी। आप देखिए कि ब्रेस्ट कैंसर की कितनी बातें हम करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर कितना घातक है। बिल्कुल। लाखों पुरुष इफेक्ट होते हैं, लाखों, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते। मर्द को दर्द होता है, मैं बार बार लगातार ये बोल रही हूँ, लेकिन मर्द का दर्द सुनना कौन चाहता है? आप वो देखिए, वो रात को रोता है, छुप छुप के रोता है। जब उसका रोना भी अगर किसी को दिख जाए तो उसे बोलते हैं तू मर्द है, तू रो भी नहीं सकता, तूने नहीं रोना। मतलब मिसेस मूवी बनेगी, स्ट्रगल्स ऑफ वुमन। 2 टाइम की रोटी बना करके कितनी बड़ी स्ट्रगल कर दी, कितनी परेशानी उठा ली कि पूरी मूवी बन गई। मिस्टर मूवी कब बनाओगे? मैं बनाना चाहती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। कोई फिल्म प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस, कोई एक्टर,
कोई फाइनेंसर अगर मुझे सुन रहा हो तो मैं मिस्टर मूवी बनाना चाहती हूँ, मुझसे मिले, मुझसे बात करें। बेटों का बहुत स्ट्रगल होता है, हर रोज एक स्ट्रगल होता है। कितने प्रेशर में काम करते हैं लड़के इस देश के, आपको पता है कितना प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, माँ का, पिता का, भाई बहन, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, और जहाँ वो बीवी का काम कर प्रेशर। रहा है। बीवी का तो, बीवी, गर्लफ्रेंड, इनका तो इतना प्रेशर है कि ये तो आपको जीने भी नहीं देती। खड़े हो जाओ तो दिक्कत है। मर्द अगर सेक्स करे तो वो रेपिस्ट, और ना करे तो इम्पोर्टेंट। जाए तो जाए कहाँ। तो विडंबना ये है कि अगर वो कुछ बोले तो अपराधी, ना बोले तो अपराधी। अभी तो मेरी एक PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप लॉ को लेकर के। मैरिटल रेप कानून, एक नया ऐसा कानून लाया जा रहा है जो ऑलरेडी, जिसका प्रावधान था पत्नियों को, लेकिन एक और नया कानून ला रहे हैं RIT फाउंडेशन, जिसकी बाहर से फॉरेन फंडिंग हो रही है। और ये जो है संस्था, ये एक ऐसा कानून ला रही है, ये क्रिमिनलाइज कर रही है मैरिटल रेप को भारत में, मतलब पति पत्नी के बीच में रेप। अब कौन सा पति है, वो अपनी इनोसेंस को कैसे प्रूव करेगा कि जो उसने सेक्स किया था वो फोर्स सेक्स था या कॉन्सेक्सुअल सेक्स था। पत्नी ने तो अगर अपने आप को अलग करना है, उसको बॉयफ्रेंड ज़्यादा पसंद आ रहा है तो अपने आप को अलग करना है, तो वो कह देगी मेरा रेप हुआ है। या उसकी डिमांड नहीं पूरी हुई, जो उसने सोने का हार या हीरे का हार मंगाया वो नहीं आया घर, तब भी वो फोर्स सेक्स कह सकती है, और लड़के को जेल हो जाएगी। इस बात पर लड़के को जेल हो जाएगी। तो आप सोचिए, हम परिवार तोड़ रहे हैं या परिवार जोड़ रहे हैं। मेरा मानना है परिवारों को जोड़ना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप होता है और उन्हें जोड़ना चाहिए। टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज जो है, इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टूट रहा है। अभी हाल की ही घटना बताती हूँ, यूपी की, इसी करवा चौथ की। करवा चौथ पे 4 साल की शादी थी, अमेठी से है ये केस। और पति ने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा आशिक के साथ। उसने बहुत समझाया कि बंद कर दे ये सब, तू शादीशुदा औरत है और तू मेरी पत्नी है। लाख समझाने के बाद नहीं समझी। फिर उसने पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे भी उसे कोई मदद नहीं मिली। आखिरी उसने इस करवा चौथ पे उसके आशिक के साथ पत्नी को विदा कर दिया। तो अब नीले ड्रम में कटने से पहले लड़के यही सोच रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ विदा कर दो अगर जीवित रहना है तो। क्योंकि नीले ड्रम में कटा सौरभ राजपूत। मैं गई थी मेरठ, 2 दिन वहाँ रही, इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस से काफ़ी लंबी हमारी चर्चा रही, और क्राइम सीन पे गई थी, सौरभ के घर गई थी, यहाँ तक कि मुस्कान के घर भी गई, सबसे बातचीत करी। ये सब मेरे यूट्यूब चैनल बरखा त्रिहन 16 पे आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि असलियत क्या है। असलियत यही थी कि 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स केस फाइल किया था, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने कई बार पकड़ा था दूसरे लड़कों के साथ, और उसकी पत्नी बच्ची की भी देखभाल नहीं कर रही थी, और वो बाहर रहता था, विदेश में रहता था, वहाँ वो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पे भी चैन से नहीं रहने दिया जाता, बार बार डराया धमकाया जाता था। और थक हार के, टूट करके उसने जब डाइवोर्स केस फाइल किया, उसके बाद प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हुई। और मुस्कान जो सिर्फ 9वीं फेल है, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल कर के इस पूरे षड्यंत्र को रचा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर में कहूँगी, बॉयफ्रेंड की तो सहायता ली थी, हालांकि बॉयफ्रेंड भी तैयार नहीं था। बॉयफ्रेंड की माँ की फेक आईडी बनाई और बॉयफ्रेंड को मजबूर किया। आज जो वो पूरा मीडिया भी आप देख रही थी, पूरा जो है बॉयफ्रेंड के ऊपर मढ़ दिया था कसूर, सारी कहानी। हाँ, सारी कहानी हाँ, बॉयफ्रेंड पे हाँ, मोड़ दी थी। बिल्कुल। लेकिन बॉयफ्रेंड को मजबूर किया था इस लड़की ने, एक फेक आईडी बनाई थी, उसकी मरी हुई माँ की फेक आईडी बना करके उसे वहाँ उकसाया गया था कि वो उसे कत्ल करने में उसकी मदद करे। उसने सौरभ को
कि छाती के ऊपर बैठ कर के कितनी बार चाकू गोदा, उसको एक बार भी नहीं लगा कि ये वो पति है जिसने मुझे सारे ऐशो आराम दिए थे, ये वो पति है जिसकी बेटी है पीहू, जिसको मैंने पाला नहीं है। पालती तो नहीं थी, वो पीहू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। जब मैं पीहू को मिलने गई, जब मैं मुस्कान के माँ बाप को मिली, मुस्कान की माँ उसकी असली माँ नहीं है, वो उसकी सौतेली माँ है। ये भी आपको नहीं बताएगा, मीडिया ने नहीं आपको बताया, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जब मैंने उनके माँ बाप से मिला, और मेरा पहला सवाल था उनके माँ बाप से कि आप अभी तो मीडिया के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्या कोर्ट में भी जाके ये बात कहेंगे कि यहाँ सिर्फ मीडिया के सामने क्योंकि आपकी अपनी छवि सुधारनी है? तब उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में भी जाएंगे। मैंने कहा आप इस चेहरे को याद कर लीजिए, मैं आपके पास आती रहूँगी और आपको छोड़ूंगी नहीं, कोर्ट में भी आप फांसी की सज़ा की मांग करिएगा मुस्कान की। फिर मेरा दूसरा सवाल था उसी के माता पिता को कि अगर आपकी बेटी डेवन से गलत थी ऐसा आप कह रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं उसे समझाया? क्या आप इस अंजाम को इंतज़ार कर रहे थे कि वो मर्डर कर दे? पता था आपको पहले से ही होगा। पता, हर माँ बाप को पता हाँ, होता। कि आपकी बेटी का दिमाग क्या चल रहा है, क्या चीज़ें प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग और पॉटिंग, और आपकी बेटी कैसी है, हर हाँ, माँ बाप को हाँ, पता होता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है राजा रघुवंशी जिसका मर्डर हनीमून पे हुआ था, क्या उनके घर वालों को नहीं पता था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, और वो किस तरीके की इंडिपेंडेंट लड़की, इतना बड़ा बिजनेस चला रही थी? सब कुछ पता था उनके माँ बाप को, फिर भी शादी कर और वो फिर भी ज़बरदस्ती उस लड़की की शादी क्यों करा रहे थे राजा रघुवंशी से? और उसके बाद जब राजा रघुवंशी को उसने वहाँ पे मरवा डाला, उसकी भी सारी खबर उनके माँ बाप को थी। तो उन्होंने तो ऐसे दिखाया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, भाई को भी सब पता था। तभी तो मैंने, जब मैं इंदौर गई थी तो मैंने नार्को टेस्ट की मांग करी थी सबसे पहले कि पूरे परिवार का नार्को टेस्ट करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात मैं हर जगह पे दूसरे लोगों को भी कहती हूँ। जब भी लड़की कोई एफआईआर लिखाने जाए पुलिस स्टेशन, चाहे वो रेप की हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, चाहे ये दहेज हत्या, दहेज में हमें बड़ा परेशान किया, जब भी कोई रिपोर्ट लिखाने जाए उनको कहिए कि जो भी हम एफिडेविट दें एक, कि हमारा नार्को टेस्ट हो, मेरा नार्को टेस्ट हो। जो भी लड़की जाती है या लड़की के परिवार भी वाले भी जा रहे हैं तो हमारा नार्को टेस्ट हो, जो भी हम लिख रहे हैं वो पूर्णतः सत्य लिख रहे हैं। हम ब्रेन मैपिंग के लिए भी तैयार हैं, और हम जो लिख रहे हैं ये बिल्कुल सच। तो लड़कियां सोच समझ के लिखेंगी, ये झूठे केस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन करना कौन चाहता है इन झूठे केसेस को कम? 498 इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 98% 498 जो हैं केसेस जो है फर्जी हैं, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये लीगल टेररिज्म है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये लीगल टेररिज्म है। हर थोड़े दिन बाद सुप्रीम कोर्ट चिंता जता देता है, हाँ, कि चिंता है कि हमें 498 का बहुत दुरुपयोग हो दुरुपयोग रहा है, हाँ। रेप कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप, मतलब आपसी सहमति से जो रिश्ते बनाए गए हैं वो रेप नहीं होते। जो लड़कियां होटलों में जाते हैं, ओयो रूम में जाती हैं, वो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने जाती हैं? क्या करने जाती हैं वहाँ पे? मौज मस्ती करने जाती हैं, सेक्स करने जाती हैं। तो अगर लड़का सेक्स करे तो वो गुनहगार, लड़की करे तो वो ठीक है। तो भाई मजे तो तुम दोनों ने लूटे थे, तो बलात्कारी लड़का कैसे? अच्छा मैम, एक और चीज़ है, जब आप बता रही हैं कि लड़का और लड़की वाली कहानी की सेक्स करते हैं, लड़की जो है बोल देती है कि इन्होंने फोर्सफुली सेक्स किया, मतलब रेप किया है हमारा ये वो, और पति पत्नी है रिश्ते में, तो भाई पति वहाँ पे कैसे खुद को प्रूव करेगा कि मैं, ये कितना गलत है, इसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि हमने तो भरसक अपोज किया, इसीलिए तो मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि वो भगवान जी, मतलब ब्रह्मा जी आकर के बैठेंगे, वो मॉनिटर करेंगे, या जज साहब बैठेंगे, या थानेदार को बैठाओगे? ये कितना गलत है। आपको मैं बताती हूँ दोहरा मापदंड कैसे है कोर्टों का। एक तरफ से एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, जो मर्जी जिसके साथ मर्जी जाए सोए। तो जब आपने, देश कह रहा था कि टैक्स फ्री कर दो कंट्री, आपने सेक्स फ्री कंट्री कर दिया, जिसके साथ मर्जी सो जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने हस्बैंड वाइफ के बीच में थानेदार, मतलब काम पुलिस वाला बैठेगा, देखेगा कि ये कॉन्सेक्सुअल सेक्स था या फोर्स सेक्स था। अब आप, मुझे कई जो मेरे साथ पैनल पे होती हैं वो बोलती हैं कि कंसेंट फॉर्म साइन होगा। अरे भाई, कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया लड़की ने कि अब हम कंसेक्सुअल सेक्स करने लगे, हस्बैंड वाइफ हैं। मान लीजिए अब उसको कुछ याद आ गया और उसने बाद में मना कर दिया कि नहीं करना, और लड़का तो पीक पे है। हाँ,
लड़का तो अब पीक पे है, वो उसको तो पता ही नहीं आप मना कर रहे हो कि नहीं, वो तो एकदम आनंद में है। तो फिर क्या चल रहा है भाई? 21वीं सदी में रह रहे हो, बेडरूम में घुस रहे हो, लड़के हस्बैंड वाइफ के एक रिश्ता है, अब उसमें वो बंदा, ये एक प्लेजर होता है जो एक हस्बैंड वाइफ को चाहिए ही चाहिए। अबे शादी करते किस लिए हम? अब इसका मायने भी गलत निकाल लेंगे कि शादी करिए तो मतलब कोई लाइसेंस मिल गया क्या? अरे भाई लाइसेंस तो नहीं मिल गया, लेकिन उन पत्नियों का क्या करें जब लड़का, हस्बैंड जो है आपका थका हारा बॉस से गालियां 100 खा करके आ रहा है, बड़ा परेशान है, उसके दिमाग में चल रहा है ईएमआई भरनी है, ये पैसा नहीं आया, वो पैसा नहीं आया, इधर ये शहर में डूब गया, उधर वो हो गया, इधर बेटे की फीस डालनी है, उधर माँ को कैंसर हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, वो भी बड़ी टेंशन में आ रहा है, और तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो सेक्स करना, तुम चपट चपट के उसको लेट रही हो, उसके ऊपर चढ़ रही हो, तो वो भी तो, वो सेक्स जबरदस्ती नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो ये ना ही ये जेंडर ये जो फिल्म आई थी ये ऐतराज थी ना। ये तो पूरी कहानी कुछ वैसी ही लग रही है। तो मतलब ये सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते ही नहीं है। ऐसे ही एसिड अटैक पे नहीं वो बनाई थी छपाक, सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही तो होता है एसिड अटैक। क्यों बनी थी लड़कियों पर? क्योंकि उस पर हजारों मिलियन डॉलर आ जाएंगे ना आपके पास। और लड़के की के ऊपर क्यों नहीं बनाई भाई? जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं कर दी? लड़का लड़की दोनों दिखाते थे। मेरे पास तो सैकड़ों केसेस हैं जहाँ लिव इन पार्टनर लड़कों के ऊपर एसिड अटैक डाल दिया, कर दिया लड़की ने, कि दूसरी लड़की से बात कर ली या दूसरी लड़की की प्रोफाइल देख ली, इतनी छोटी सी बात की लड़ाई पे एसिड अटैक हुआ, लड़का मर गया। वहाँ लड़के मर भी जाते हैं तो भी कोई ना मीडिया दिखाती है, ना पुलिस वालों को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत, मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगी, सब आराम से चल रहा है देश। मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगी। हाँ, हमारे देश के पॉलिटिशियन भी बिल्कुल नहीं जाते। तो अभी आप निकी मर्डर केस में देख रहे होंगे, सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो वहाँ जा कर के उनके घर में गए थे और बोला तो बड़ा ही गलत हो गया, दहेज के लिए मार दी लड़की। मीडिया में तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी, बहुत सारे जगहों पे मुझे भी इनवाइट किया गया था, दहेज हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, आज भी दहेज हत्याएं हो रही हैं। पता नहीं कौन सा डेटा लेके आए थे कि इतने गुना दहेज हत्याएं हो रही हैं, पता नहीं वो डेटा, आंकड़े बड़े ऐसे भयावह से आंकड़े लाए थे। अभी कुछ पुराना हो गया तो मुझे आंकड़े एकदम से नहीं याद आ रहे कितना लेके आए थे, लेकिन पता नहीं 10 गुना 15 गुना कितना कह रहे थे। तो मैंने ये बोला कि अगर इतनी दहेज हत्याएं हो रही हैं तो भाई सबसे पहले तो योगी और मोदी को बोलो रिज़ाइन करें, और ये जितने भी हैं सब, क्योंकि ये लोग महिलाओं के लिए तो काम कर रहे हैं सब। और अगर इतनी दहेज हत्याएं हो रही हैं, अगर तुम्हारा आंकड़ा सही है, इस मीडिया वाले का आंकड़ा सही है, तो भाई ये सबसे पहले तो ये करो, पुलिस प्रशासन सबको हटाओ यहाँ से, ये सब गलत है। दूसरे लेके आओ, ये सब तो कुछ कर ही नहीं रहे महिलाओं के लिए, तो जो 24 घंटे महिलाओं के लिए कर रहे हैं तब भी तुम्हारा यही है। तो फिर थोड़ा सा वो थमे जब मेरा ये डायलॉग सुना उन्होंने। फिर खैर मैं तो खुद ही सिरसा गई थी, तो वहाँ मेरी इन्वेस्टिगेशन में 200 लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई है वहाँ पे। और वहाँ के गांव वालों ने बताया मुझे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जो गांव वालों ने बोला वो देख सकते हैं निकी मर्डर केस पे, कि ना तो सीसीटीवी कैमरा में आ गया है, ना तो लड़का वहाँ प्रेजेंट था उस टाइम, ना लड़के की माँ, ना लड़के के पिता, और ना लड़के का भाई। ये चारों लोग अभी भी जेल में हैं, इनको बेल नहीं मिली। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था पुलिस पे, 500 लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि पुलिस, लड़का सरेंडर कर रहा है लेकिन जानबूझ करके पुलिस पैर पे उसके हाँ गोली मार। इतना बड़ा क्रिमिनल हो गया वो। कसाब को तो ये जाके बिरयानी भी खिलाते हैं, कसाब के लिए तो 2 बजे कोर्ट भी खुल जाती है, लेकिन ये इतना बड़ा क्रिमिनल था, इसको तो मार देते। इसको जान से नहीं मारा, बस उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया, पैर पे गोली लगी थी। अभी वो सब जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि महिला जला दी ना उन्होंने, अपनी वाइफ को जला दिया। वो चारों लोग प्रेजेंट नहीं थे लेकिन जला दिया उन्होंने, मानना पड़ेगा क्योंकि मीडिया ने दिखाया ही यही है। अब हमारे जैसे लोगों की बात कितने लोग देख पाएंगे या सुन पाएंगे, लेकिन सच्चाई आपको बता दूं, और ये सच्चाई मैं खुद से नहीं कह रही, और सिर्फ गाँव वाला नहीं कह रहा, ये सच्चाई पुलिस वालों ने भी कही है। मतलब वहाँ ये प्रेजेंट थे ही नहीं, ये प्रेजेंट तो नहीं फिर थे ये घटना घटी कि कैसे? ये सीसीटीवी में कैद है। तो ये घटना घटी कैसे फिर मैम? ये घटना जो घटी है, ये लड़कियां ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वहाँ पे कोई गैस सिलेंडर नहीं फटा। पुलिस ने पूरी घर की वीडियो बनाई है, कोई गैस सिलेंडर नहीं फटा था। एसीटोन जो आपको पता होगा कि ब्यूटी पार्लर में होता है, और वो उन्होंने अपने दुपट्टे पे डाला था लड़की ने। और आपने देखा होगा जो पहली वीडियो आई थी, रिलीज़ हुई थी,
निकी की बहन ने जो पहली वीडियो हाँ। रिलीज़ करी थी, उसको सबको सबसे पहली बात तो बता दूँ आपको, एडिटिंग कर करके वो उन वीडियोज़ को रिलीज़ किया गया। उसमें आपने सुना होगा उसकी बहन कह रही थी, निकी कह रही थी, "बहन मुझे इस बार बचा ले, इस बार बचा ले, इस बार बचा ले, बहन बचा ले।" और वो जो बहन थी वो कह रही थी, "ये क्या कर डाला तूने? ये क्या कर डाला?" बस ये 2 लाइनें सुनाई पड़ रही थी। हुआ ये था कि या तो गलती से एसीटोन उसके ऊपर डल गया और लाइटर मतलब माचिस से उन्होंने आग लगाई गलती से रील बनाने के लिए। उन्हें गलती, मैं वर्ड ये नहीं कह रही कि रील गलती से उनको ये नहीं पता था कि ये इतना भारी रूप ले लेगी। या तो ये था और या डराने धमकाने के लिए दोनों परिवार हाँ, को। दोनों चीज़ें दोनों थी। में से जो मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले निकी की बहन का फ़ोन हाँ। ज़ब्त होना चाहिए। उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। निकी का नार्को टेस्ट करवाओ। निकी की बहन का, सॉरी, बहन का, निकी तो हाँ। मर चुकी है। हाँ। निकी की बहन बहन का का नार्को यही टेस्ट। 2 चीज़ें मैंने पुलिस को भी बोली है। यही 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ और जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए रील बहुत बनाती थी ये लड़कियाँ और इन लड़कियों को कोई दबा कुचला नहीं रखा हुआ था। इनको पूरी स्वतंत्रता दी हुई थी। तो आप सोचिए कि इतने सालों में 6 साल की शादी में वो लड़की कभी भी जा कर के एक पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखा पाई। बहुत बड़ी बात है ये, सही बात है। आप ये देखिए अपने घर जाती थी, वो रहती थी इतने मेकअप स्टूडियो अपने इतना बड़ा सेट कर रखा था। तो वो एक 112 नंबर कॉल नहीं कर पाई और उनके माँ-बाप जो ये कह रहे हैं कि हमारी बेटियाँ हम अपने समाज में ही करते हैं। कहाँ है वो समाज, कहाँ है? क्यों नहीं आउट के आ रहा वो समाज? जो वो कह रहे हैं कि हम महिला सरपंच के पास गए थे कि दहेज माँगती थी। दहेज माँगते थे तो रिपोर्ट लिखाते ना। आपने महिला सरपंच के पास कौन-सी रिपोर्ट लिखाई है? वो लेके आओ ना, उनको आगे करो। वो कहाँ है, रिपोर्ट आई क्यों नहीं? तो मैम निकी को मारने के पीछे उनकी बहन की साजिश थी? किसकी साजिश थी ये तो आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बाद में ही पता चलेगा। अभी कुछ पता लेकिन नहीं? जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है मैं उसमें दावे के साथ कह सकती हूँ या तो रील बन रही थी या डराने धमकाने के लिए। अक्सर हमारे पास ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस हैं जहाँ पे लड़कियाँ डराती धमकाती हैं। बहुत ही कॉमन है। आप डॉक्टरों से पूछ लीजिए, फिनाइल पी लेंगी, थोड़ा सा केरोसिन, पहले, अभी तो आजकल केरोसिन मिल नहीं रहा, तो केरोसिन या पेट्रोल की डालने की धमकी देंगे कि हम धमकी देती हैं, डालती वालती नहीं है, धमकी देती हैं कि हम पेट्रोल डाल लेंगे और आग लगा देंगे, या जो कीटनाशक दवाइयाँ हाँ, 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 हाँ। उन्हें खा लेंगे, नींद की गोली खा नींद की लेंगे। गोलियाँ तो अक्सर हर रोज़ की बात है। हाँ। नींद की गोलियाँ खा के नस काट लेंगे, वीडियो बना लेंगे और फिर जितनी भी लड़कियाँ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में होती हैं, वो कहती हैं कि ये देखो ये हाथ में दवाइयाँ होंगी, अब मैं ये खाने लगी, मैं नस काट लूँगी। मैं नस काट लूँगी ब्लेड लगा करके, हाँ। और वहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप हाँ, डाल करके ओह! और वो वाली वीडियो बना करके डराती धमकाती हैं कि अभी तो तुम अभी तुरंत आओ मेरे पास। वो कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अपनी माँ बाप के पास हूँ, या जो भी हो, जो भी ब्लैकमेल करने का। या कितनी लड़कियों को मेरे पास ये सारे केसेस आते हैं ना कि अभी के अभी 20,000 रुपये डालो अकाउंट में, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, मैं पुलिस थाने में चली जाऊंगी, मैं नस काट लूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैं एक लड़की ने अपने सारे बाल काट लिए थे, सारे बाल काट लिए थे। बाल काटने से पहले उसने धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे बात नहीं मानी, जो भी वो बात कह रही थी, तो मैं बाल काट लूँगी। लड़के को लगा कि ठीक है, बाल थोड़ा ना, लड़कियों के बाल इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं कि वो बाल नहीं काट सकती। लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था और उसने वो बाल काट करके फिर उसके बाद वीडियो बना के भेजी। इतनी दहशत भरी वो वीडियो थी कि लड़का तो उसको देख करके एकदम पागल हो गया, रोने लग गया कि ये क्या कर डाला तूने, इतने प्यारे बाल थे तूने क्यों काट दिए। मतलब वो लड़की कुछ मनवा रही थी उससे नहीं माना होगा। और वो उस टाइम नहीं माना था, लेकिन उसने इस हद तक जब उसको मजबूर कर दिया और वो उसे मानना पड़ा। और वो क्या था वो भी आपको बता देती हूँ। वो लड़का मैरिड था। अब इस लड़की का दिल आया हुआ है उस लड़के पे और उसे बुला रही थी कि घर आ, तू इसी टाइम आ, मुझे सेक्स करना है। वो कह रहा था मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, मैं उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, मेरे को नहीं करनी चीटिंग, और तुम मुझे मजबूर कर रही हो।
ये रियलिटी है, लेकिन हम इस रियलिटी को नहीं समझते। हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही लड़कियों को मजबूर करते हैं, लेकिन इस रियलिटी के बारे में कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर लड़के भी ऐसी बातें बताते तो कोई मानता थोड़ी ना है। मैं तो इतनी ऐसी लड़कियों को, हज़ारों लड़कियों को ऐसी जानती हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी, जो प्रोफेशनल लड़कियां थी, अच्छी खासी आरजेज हैं, दिल्ली की आरजेज हैं, मैं आपको और आगे बता देती हूँ, उन्होंने अपने नीचे काम करने वाले लड़कों को सेक्सुअली हैरेस किया, और उन्हें बोल तो सकते नहीं थे, वो उन्हें मजबूर होना पड़ा छोड़ने के लिए कंपनी। तो ऐसे हर संस्थान में ऐसे लड़के हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है कि हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, मैं तेरी बॉस हूँ, तेरे को मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो कंप्लेंट कहाँ लिखाएगा? कौन लिख रहा है उनकी कंप्लेंट? पुलिस वाले तो एफआईआर भी लिखते तो हैं। पिट के आ जाए ना, पिट के हाँ। सर फटा हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरा सिर फाड़ दिया है, और वहां चला जाता है। ये मैं आपको केस का नाम तक बता सकती हूँ, लड़के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो वो क्या बोलते हैं पुलिस वाले, अरे तू बीवी से पिट के आ गया, भाग। एफआईआर लिखनी तो बहुत दूर की बात है, उसको अठास का विषय बना दिया जाता है। एफआईआर कौन लिख रहा है? एफआईआर नहीं लिखी जाती लड़कों की कहीं पे भी। लड़के मर जाते हैं तब एफआईआर नहीं लिखी जाती। 23 पन्नों के नोट छोड़ के जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। अतुल सुभाष में क्या हो गया भाई? यही क्या हो चीज़ गया? जस्टिस इज ड्यू, तो जस्टिस इज ड्यू ही ना। जो ही रह अब गया। नाले में फेंकनी पड़ेंगी ना उसकी अस्थियां। अभी एक और उसके 20 बाद है। दिन के बाद 20 दिन के बाद निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई। आज भी वो एसेंचर कंपनी में काम कर रही है, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। अतुल सुभाष ने इतना लंबा नोट छोड़ा, 1.25 घंटे की वीडियो बनाई, जिसको अपलोड किया, दुनिया भर में चर्चा हुई। उसने अपनी आखिरी ट्वीट जो किया था अतुल सुभाष ने, उसमें उसने ये समझाया था देश को कि मुझे इस देश पे विश्वास नहीं है, यहाँ के पॉलिटिशियंस पे विश्वास नहीं है। उसने अपनी आखिरी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क को टैग किया था, और ये लिखा था कि जब तक आपको ये ट्वीट मिलेगी मैं मर चुका हूँगा। लेकिन क्या आज कुछ बदला? 20 दिन बाद निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई। बच्चे की लड़ाई, कस्टडी की लड़ाई, पूरा परिवार, अतुल सुभाष के माँ बाप, उसका भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कोर्ट जा रहे हैं। सिर्फ क्या मिल रही है? तारीख पे तारीख, और कोर्ट कोर्ट खेल रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ, सुसाइड मत करो, तुम्हारे माँ बाप के जूते चप्पल घिस जाएंगे कोर्ट कोर्ट जाते हुए। कहीं पे तुम्हें कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। पूरे देश में लाखों लोगों ने ट्वीट किया, लाखों जगहों पे इस बात की चर्चा हुई। कम से कम 50 मीडिया डिस्कशन में तो मैं थी। ANI डे 1 पे आया था मेरे घर, लेकिन क्या कुछ हुआ? क्या उसे न्याय मिला? नहीं। आज अतुल सुभाष का भाई विकास सड़कों पे एक यात्रा निकाल रहा है, 498 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाल रहा है, और वो अपने भाई की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन न्याय कब मिलेगा? ये इंतजार है मुझे बेसब्री से कि अतुल सुभाष को न्याय कब मिलेगा। निकिता नाम की तो इतनी सारी लड़कियां हैं। आगरा के एक लड़के मानव शर्मा, जो मुंबई में TCS का मैनेजर था, उसकी वाइफ का नाम भी निकिता सिंघानिया था। इस लड़के को मरना पड़ा। सुसाइड करते वक्त इसने रो रो के वीडियो बनाई है। अरे भाई, कोई मर्दों की भी सुन लो। बिल्कुल। TCS मैनेजर, इतनी बड़ी कंपनी का, इतना अच्छा लड़का, इतना होनहार, इतना संस्कारी लड़का, और जो उसकी गिटार प्ले करते हुए और जो भी वीडियोस, इतना एनर्जेटिक, इतना फुल ऑफ लाइफ लड़का। मैंने उसकी वीडियोस देखी है, उसकी बहन ने शेयर करी, आकांक्षा ने। बहुत ही लाइवली लड़का था। और उसकी मांग क्या थी वाइफ से कि भाई तेरी शादी हो गई है, अब तो तू जो अफेयर्स हैं उन्हें ख़त्म कर दे। खत्म कर दे। हाँ। कितने हैं तेरे अफेयर्स जो ख़त्म ही नहीं हो रहे?
तो हमारे मेंस राइट्स में से भी कुछ लोग आए थे और उनको सिस्टर को कहा उन्होंने कि अफेयर थे लड़की के, तो क्या हुआ, सबके अफेयर होते हैं, नॉर्मल है ये तो अफेयर होना, क्योंकि उनके भी खुद के भी अफेयर होते होंगे, ऐसी बातें तो तभी कह हाँ सकते हाँ, हैं क्योंकि आप। वो चीज़ लेकिन शादी होने के बाद आप अपने पति के साथ ना सो के बॉयफ्रेंड के साथ सो रहे हो और पति ऐतराज करे तो आप कहो पूरे घर को जेल में डला दूंगी, तुम्हारे माँ बाप को जेल में सड़ा दूंगी, तेरे को जेल में सड़ा दूंगी, रोज रोज धमकियां दो। लड़का मुंबई से यहाँ आगरा म्यूचुअल डाइवोर्स लेने आया तो उसने कहा चलो भाई छोड़ दो, जान छोड़ हाँ, दो, जान छोड़ो। जान छोड़ दो, तुमने नहीं सुधरना, तुम दूसरे लड़कों के साथ सो लेकिन मेरी जान छोड़ दो। इसके लिए म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आया था, लेकिन डाइवोर्स नहीं मिला उसे। क्या मिला? बेइज्जती। 2 घंटे उसे वहाँ आगरा के पास जहाँ पे वो गांव में रहती है वहाँ बुला करके सड़क पे खड़े होकर के उनके माँ बाप ने हैरेस किया, उस लड़की ने हैरेस किया, इतना मजबूर किया। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों ने बॉयफ्रेंड्स को इंटरव्यू किया है जिन्होंने खुद कबूला है कि शादी के बाद उनके साथ संबंध थे और वो जाती रहती थी। जिस दिन शादी के पहले, मरने के पहले, मानव ने कॉल किया, वीडियो कॉल किया लड़की को। उसने ये बोला कि तू वीडियो कॉल क्यों नहीं उठा रही, अभी भी तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ है? तो उसने बोला हाँ, जो कर सकता है कर ले। बताइए, इतना मजबूर कर दिया। हाँ। तो निकिता जेल में है। ये निकिता नाम का खौफ इतना हो गया है कि निकिता नाम की कितनी ही लड़कियों ने इन लड़कों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, खासकर अतुल सुभाष और मानव शर्मा के केस में। मानव शर्मा की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें वो ये कह रहा है कि कोई तो मर्दों की भी सुन लो, कोई तो सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। जगाने की कोशिश की। ऐसे तो अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, हर वीडियो में लड़के यही बोलते हैं। हाँ, कोई तो अभी आप सुनिए, ये अपने ग्रेटर नोएडा का केस है। वहाँ पर एक लड़के 4 महीने की शादी में सुसाइड कर लिया। उसकी बहन ने मुझे कॉल किया था। सोचिए 4 महीने की शादी में कितना मजबूर कर दिया होगा कि आखिर उसे मरना पड़ा। सही बात। और पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहन ने मुझे रो रो के कॉल किया कि भाई कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, मेरा भाई मर गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ यही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इस देश के भाई, इस देश के बेटे मरते, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेटी मर जाए, इस देश की कोई महिला मर जाए, तो पूरा देश कैंडल मार्च कर देता है। निर्भया जब मरी थी, कितना कैंडल मार्च, कितना कुछ हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि ना करो भाई, अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो मैं तो खुद सारे डिबेट्स में थी। या जब अभी लाइव चल रहा था, अभी जब ये फांसी दी गई है निर्भया के उस बलात्कारी को, तब भी मैं लाइव रिपब्लिक वगैरह सभी चैनल्स पे थी। जिस दिन सुबह 6 बजे से मैं लाइव पे थी, तो मैं ऐसा तो कह ही नहीं रही कि अगर महिला के साथ गलत हो रहा हो तो आप उनको सज़ा ना दो। लेकिन अगर लड़का निर्भय के साथ कुछ गलत हो तो नहीं बात करनी चाहिए क्या? एक लड़का रोहतक में, पीजीआई रोहतक में एडमिट था और उसकी बहन ने मुझे रो रो के बड़ा बिलक के कॉल किया कि तुरंत आ जाइए रोहतक, मेरा भाई मरने वाला है। अब आप सोचिए कि 8-10 लोगों को जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, सबको इकट्ठा करा, 8-10 लोग हम लोग गए, रोहतक पहुँचे, पीजीआई। मरी हालत में वो लड़का, सिर्फ यहाँ से आंसू टपक रहे थे उसके, और वो लेटा हुआ था पीजीआई रोहतक में। तो मैंने बहन से पूछा क्या हुआ, उसने बताया कि इसकी पत्नी ने और इसके ससुराल वाले ने, साली ने, सास ने मिल करके इसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डंडे से घुसड़े थे, जिसकी वजह से इसकी आंतड़ियाँ टूट गई। अब वो भी तो मरी हुई हालत में वहाँ पड़ा है, पूरी ज़िंदगी के लिए बर्बाद हो गया। और वो किसान था। किसान के लिए तो आपका दिल बड़ा रोता है, मीडिया का भी रोता है, पॉलिटिशियंस का भी रोता है, लेकिन उससे किसान के लिए नहीं रोया क्योंकि वो पति था। अब प्राइवेट पार्ट्स में आपने लाल मिर्च के पैकेट डंडे से डाले, तो निर्भया जैसा ही तो हुआ। तो निर्भया के लिए नहीं आपका दिल रोया। इफ़ वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स वुमेन, we should be empathetic towards men too। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सब इंसान हैं।
महिला हो या पुरुष, दर्द तो सेम दर्द तो सेम होता है होगा। और संवेदनाएं भी दोनों के लिए बराबर ही होनी चाहिए। एक वर्ड कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, लोग जो कहते हैं ना, मर्द को भी दर्द होता है। बिल्कुल मर्द को दर्द होता। मैं तो इस बात को चीख चीख के कहती हूँ, इसीलिए मैं मेन की बात करती हूँ। मेरा ही हैशटैग है मेन की बात। आप मेरे चैनल पे जा कर के मेन की बात के ऊपर बहुत सारी हमने पीसीस करी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मेरे को जहाँ भी लोग इनवाइट करते हैं प्रोग्राम के लिए, जैसे लोकमत टाइम्स ने इनवाइट किया था, या पानीपत या मुंबई, या मैं जाती रहती हूँ, जहाँ भी नागपुर गई थी वहाँ पर भी मेन की बात करी। हाल में ही मैं रायपुर एम्स में गई थी टेड टॉक देने, तो वहाँ पर भी मेन की बात करी, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ मेन की बात के ऊपर। तो मैं मेन की बात, मोदी जी मन की बात करते हैं, अब मैन की बात करते और हैं। मैं मेन की बात करती हूँ। और इसी सिलसिले में मैंने मोदी जी से भी जब मुलाकात करी थी, तो मैंने सबसे पहला सेंटेंस जो मोदी जी से बात करते वक्त कहा था वो था, मोहे बेटा न दीजो। जबकि मैं एक बेटे की माँ हूँ, फिर भी क्योंकि बेटों के लिए इतना खतरा मंडरा रहा है। आज आपकी बेटी नहीं सुरक्षित है, आपकी बेटी सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन उसके पास कानून तो है, उसके पास पूरा तंत्र तो है, लेकिन यहाँ बेटे के लिए बेटे के लिए तो ना कोई सुरक्षा है, ना कोई तंत्र है, ना जुडिशरी बात करती है, ना पुलिस वाले बात करते हैं, ना पॉलिटिशियन, तो कोई तंत्र ही नहीं, आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। अभी पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। जब तक आप इस सिस्टम को ओवरहॉल नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। कब तक आप महिला 24 घंटे करते रहेंगे? इतने केसेस आ चुके हैं, और ये एनसीआरबी का आंकड़ा है जो मैं बार बार बताती हूँ। ये मैंने अपने घर में नहीं तैयार किया, इसीलिए पूरे दमखम से बात करती हूँ, क्योंकि हम वाकई ही ग्राउंड पे काम करते हैं और मदद करते हैं लोगों की। आपको इतने केसेस बताऊंगी, इतना पूरा जीवन कट जाएगा हमारा यहाँ बैठे बैठे। इतने केसेस बता सकती हूँ। मैम, मीटू आंदोलन जब हुआ था तो कितने निर्दोष के आंकड़े आपको दिखे होंगे? देखिए, कितने निर्दोष थे? सबसे पहले आपको बता दूं कि मीटू जब आया था तो मैं सिंगल हैंडेडली डे 1 पे मेंटू लेके आई थी। मैंने फर्स्ट डे पे रिपब्लिक पे बैठ के बोला था, अर्नब गोस्वामी की शो था, मैंने वहाँ पे बोला था कि इंडिया नीड्स अ मेंटू मूवमेंट, कि पुरुष सिर्फ और सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं देख सकते, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है। इतनी मार काट मची हुई थी कि नहीं, आप चैनलों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि नहीं आप हमारे पे बैठिए, क्योंकि मीटू तो सभी कर रहे थे, अब मेंटू की बात तो कोई कर ही नहीं रहा था। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मेरे को पानी तक पीने का टाइम नहीं था, इतने सारे लोग परेशान थे। और कि हम ये भी सुनना चाहते हैं कि हाँ वाकई ही, और आपको और एक आंकड़ा जो मैंने खुद से हमारी टीम ने सर्वे किया था कि राइट विंगर्स के ऊपर ज़्यादा मीटू केसेस लगाए गए थे, और मीटू नाम का जो दानव था वो बहुत सारे पुरुषों को निगल गया। बहुत सारे पुरुषों ने आत्महत्या कर ली थी। मीटू के ही केस में तनुश्री दत्ता ने ये लेके आया था। मैं लोकमत टाइम्स से मुझे इनवाइट किया था और मैंने एक शो भी किया था जिसमें मैं एक FIR लेके गई थी, और मैंने तनुश्री दत्ता को चैनल पे ही बैठ करके चैलेंज किया था कि आपने ये जो मीटू केस लगाया था वो लगाया था विवेक अग्निहोत्री पे, हाँ, गणेश आचार्य, नाना पाटेकर, हाँ, 3 नाम बड़े बड़े लगाए थे आपने। तो मैडम, कैमरा मैन नहीं करता मीटू, मेकअप मैन नहीं करता मीटू, और भी जो ड्रेस पहनाते हैं आपको वो सब मीटू नहीं करते, क्योंकि वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। हाँ, तो बड़ी मैडम तो बहुत खिसिया गई थी मुझसे। तो जब लिफ्ट में मिली ना तो बोलती हैं, व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव? तो मैंने कहा, क्यों मुझ पर भी मीटू लगाना है क्या आपको? आप मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती है? खैर, मैंने सबको ये स्पष्ट रूप से बताया था कि ये अपना जो करियर है इनका तो ज़ीरो पे है, तो उसको रिवाइव करने के लिए आई थी। इनका तो ख़त्म था करियर सब, तो ये मीटू लेके आई थी। इन्होंने सोचा कि अब करियर कैसे, पैसे कैसे बनाए जाएँ, ऑडी कैसे मिलेगी, ये सब कैसे होगा, तो इसलिए आई थी। और इनको भर भर के मीडिया को तो TRP मिला, तो इनको खूब बैठाया गया। हाँ, फिर उनसे सवाल जवाब फलाना ढिमकाना सब, और एक मुद्दे से भी भटकाना था उस टाइम
बहुत ज़रूरी एक मुद्दा था, उससे भटकाना था देश को। तो ये पूरा मुद्दा को लेके आया गया था। यही तो किया पीछे जाता की है। बात यही तो किया जाता है, किसी एक पुराने मुद्दे को हटाने के लिए दूसरा एक मुद्दा ले ऐसा आओ। मुद्दा लेके आया जाता है। ये इसमें बहुत सारी महिलाएं आई थी, तो कोई 2-4 साल बाद आ रही है, कोई 5 साल बाद आ रही है। तो मेनका गांधी ने एक ट्वीट किया था कि 20 साल बाद वाली भी आओ। मैंने कहा हाँ, एविडेंस तो कोई होगा ही नहीं, ना 5 साल वाली के बाद वाला होगा, ना 2 साल बाद वाली का पास होगा ना। तो ये क्या है, ये डिजिटल लिंचिंग है। वैसे हम सब बोलते हैं ना लिंचिंग बहुत गलत हाँ है, हाँ 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 तो हाँ ये तो डिजिटल लिंचिंग थी। हाँ आपको ना एविडेंस देना ना कुछ, बस हाँ, जिससे पैसे हटने उसका नाम बदनाम करना शुरू कर दो, बस हो गया। बस हो गया। चाहे खुद ही से गए हो, उस पुरुष को लैडर की तरह यूज किया हो, हाँ अपनी तरक्की में आपने उसको यूज किया। हाँ और आपको बताऊं, इन सारे केसेस में जितने मीटू केसेस थे, ये लड़कियां जिन्होंने लगाए थे और उनसे सालों तक संबंध थे उसी लड़के के साथ। अगर आपका कोई भी लड़का आपका रेप कर रहा है या आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, तो आप उससे दोबारा क्यों मिलने जाती है? हाँ, हिम्मत कैसे हो जाती दोबारा नहीं, जाने की? एक बार आपका उसने कर दिया तो आप उसकी रिपोर्टिंग करोगे ना। हाँ वो आया था, वो अमिताभ, कौन है वो डायरेक्टर आपका, अमिताभ बासु, यही अनुराग नाम है ना, बासु। अनुराग बासु। हाँ 6 साल तक 5 मिनट की दूरी पे जहाँ मैडम रहती थी उनके दूरी पे था। मेरे को याद है अंजना जी के साथ मैंने शो किया था, तो मैंने ये सवाल उठाया था। मैंने कहा वो जो 6 साल लग गए, 5 मिनट की दूरी पे तो पुलिस स्टेशन था मैडम के घर के, और पुलिस का नंबर, ईमेल, सब कुछ पता है। इतनी सक्षम लड़कियां, इतनी दोबारा पढ़ी से लिखी लाइमलाइट में लड़कियां, आने के लिए। तो ये इनको 6 साल लग गए। और ये लड़की उनसे बात क्या कर रही थी, उनके घर रोज रोज डिनर विनर पे क्यों जा रही थी? भाई उन्होंने तो इसको इनके साथ गलत किया है, मीटू किया है, गलत किया है, रेप किया है इनका। ये दोबारा दोबारा क्यों मिलती थी उनसे? गिफ्ट विफ्ट लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है इनको। बस वो लड़ाई जब जब रिलेशनशिप में लड़ाई आ जाती है ना, कहीं भी डिसएग्रीमेंट हुआ, हाँ तो आपको फिर बताओ रेप जो है ना, आप अभी पिज़्ज़ा यहाँ पे ऑर्डर करिए, पिज़्ज़ा नहीं आएगा, उससे भी पहले रेप केस फाइल हो जाता है। इट्स ईजियर देन डिलीवरिंग अ पिज़्ज़ा। और वही मैन अगर जाके कुछ एफआईआर करे तो नहीं होगा। एफआईआर तो होगा ही नहीं। अब रेप केस फाइल करते हुए लड़के की कहीं सुनवाई नहीं होती, तुरंत उसे अरेस्ट किया जाता है, तुरंत अरेस्ट किया, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती लड़के की। क्योंकि सुनवाई करोगे क्या, वो अपनी, जब तक, अगर पहली बात तो हर जगह तो नहीं सीसीटीवी कैमरा ना, और अगर सीसीटीवी कैमरा में भी उसकी जो है बेगुनाही रिकॉर्ड है, तो वो जब तक मिलेगी तब तक तो सब बर्बाद हो गया ना। 5-10 साल लग जाते हैं, 2-4-5 साल, मैं कह रही हूँ कुछ 1 साल ही लग जाए, कुछ चंद महीने ही लग जाए, आपकी जॉब गई, आपकी इमेज पूरी खत्म हो गई, आपकी इमेज को पूरा टार्निश कर दिया गया। आपकी जितनी भी आपको लोग जानते हैं, पवन सिंह वाले केस में आप देख लीजिए, हाँ, पवन सिंह का मुद्दा मैं सब भी कुछ उठाने ही खत्म हो वाली गया, थी। सब कुछ कुछ बचा ही खत्म नहीं, हो गया। कुछ बचा ही नहीं। हाइप था, कुछ दिन तक बड़ा हाइप था कि हाँ भाई, भाई पावर स्टार जो है उनको टिकट मिलने वाला है। पवन सिंह का नाम तो एकदम से याद है, ऐसे तो करोड़ों हैं इस देश में हाँ। जिनका खत्म हो गया सब कुछ। अब आपने बोल दिया। स्पोर्ट्स स्टार्स कितने खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। कितने खत्म हो गए, अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। अब पवन सिंह के मामले की आपने बात की तो मेरे को लगा कि हमें बात कर ही लेना चाहिए कि देखिए टिकट मिलने ही वाला था जनाब को, और फिर बीवी आके कहती है हमको टिकट दे लो आप। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो पुरानी चल रही थी। यही चल ही रहा है। कॉन्स्पिरेसी बहुत आसान है ना, इसको पूरे को कॉन्स्पायर करते रहो, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलती रहती है, और एकदम से आप, ये तो एकदम ये टूल है, हमेशा भी कभी भी यूज कर दो। हमें मारते थे, पीटते थे, हमारा रेप करते थे, ये करते थे, हमारा गर्भपात करवाया, करा फलाना दिया। कराया। हाँ, पिल्स, अच्छा उससे नाम पूछते थे जब मीडिया वाले, भाई कौन सी पिल करा, गर्भपात की, ये पिल का नाम तक नहीं पता उसे, बट गर्भपात की पिल्स बट थे। गर्भपात की पिल्स थी, ये बोल रही हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि बिल्कुल अगर गर्भपात कराया तो बिल्कुल पवन सिंह को जेल बजाओ, जेल बजाओ, बीच में नहीं छोड़ो, बिल्कुल ऐसे सभी हाँ को ऐसे हाँ हाँ, लोग। ये गलत है तो फिर गलत और होगा। जो, हाँ, और जो आरोप वाली बात है ना, आरोप लगाने पर, तो मैं बता दूं, आरोप तो हमारे प्रधानमंत्री जी पे भी है। तरह तरह का लगता है। हाँ, और आरोप जो लोग कहते हैं ना, आरोप मात्र पे अरेस्ट कर दो, ये वो, तो इस देश के 51% पुरुषों, सभी पुरुषों पे कोई ना कोई आरोप तो है। कहीं पे उनकी माँ का आरोप है, कहीं पत्नी का आरोप है, कहीं बीवी, वो कहीं पे जो गर्लफ्रेंड है उसका आरोप है, कहीं पे जो काम धंधा जहाँ पे कर रहे हैं वो वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आरोप है। आपको बताएं, जो आपको आपको लगा कि माँ वर्ड मैंने कैसे यूज़ कर दिया, माँ तो एक बहुत पवित्र वर्ड है। तो प्रॉपर्टी केसेस में आजकल बहुत ज़्यादा लोग माँ बाप को भी माँ बाप भी आ रहे हैं, बहनें भाइयों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगा रही हैं, माएँ लगा रही हैं,
बलात्कार के आरोप, बेटों पे, प्रॉपर्टी मैम के यही बड़े कलयुग है क्या? झंझट, यही प्रॉपर्टी कलयुग। के झंझट बहुत हैं। माएँ खुद के ब्लाउज़ फाड़ लेती हैं कि मेरे बेटे ने मेरा रेप करने की कोशिश करी है। अभी एक बेटे ने माँ को बिंदी लगाने के लिए कहा था और पहनावे को सही करने के लिए कहा था। माँ ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया, ये अपने कलयुग ही है, बेटे ये का। कलयुग है। अब कलयुग है, क्या कहें आपको। इस कलयुग में ये सब भी लो, देखना पड़ रहा है अब। माताएं जो माएँ हैं अपने बच्चों को माइक्रो में घुमा के मार रही हैं, छत से फेंक रही हैं नवजात शिशुओं को। एक बेटे को, एक छोटा बेटा था, उसको माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोर्ट ने कह दिया कि पिता से मिलवा दिया जाए, विजिटेशन राइट्स पिता को मिल जाए। हक है, हर पिता का हक होता है हाँ, अपने वो तो हाँ, बच्चे से मिलने मिल का, सकते हैं, हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल है, पिता को बच्चा मिलता नहीं है, माँओं को मिल जाता है। तो पिता विजिटेशन राइट्स के लिए तो जाता है कोर्ट और मिलता भी है, तो कोर्ट ने पिता को दे दिया। तो अभी हाल में ही एक केस था जिसमें वो लड़की भाग गई कनाडा लेकर के कि मिलने नहीं दिया, बाप को मिलने नहीं दिया। दूसरा अभी कुछ दिन पहले का केस है, वो बहुत बड़ी एआई बहुत बड़ी सीईओ थी कंपनी की, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उनका अभी। वो लड़के को गोवा ले गई, वहाँ जाके उन्होंने काट के उसको ब्रीफकेस में भर दिया। अब फ्लाइट से वापस आना था, नहीं आई, एक कैब करी, उस ब्रीफकेस को कैब में रखा। जब कैब ड्राइवर उस ब्रीफकेस को रख रहा था तो उसे अत्यधिक भारी लगा वो, लेकिन उसको क्या था, उसको डबल फेयर मिल रहा था, डबल फेयर दिया उसे। और उस कैब वाले ने बहुत बार बीच में बोला कि पता नहीं कुछ उन दिनों कुछ कोई रुकावट थी सड़क पे या कोई प्रोसेशन निकल रहा था, जो भी था। उसने कहा कि बहुत देर लगेगी आपको मैडम पहुंचने में, आप कहीं पे भी ब्रेक कर सकती हैं जर्नी, अगर आपको लगे तो आप या हॉल्ट ले लीजिए या फ्लाइट से चली जाइए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको तो पता था कि उन्होंने अपने बेटे की लथपथ, खून से लथपथ लाश को रखा हुआ है उसमें, ब्रीफ केस में। होटल वालों को शक हुआ, फिर उन्होंने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वाले ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया, फिर कहीं जाके उस महिला पकड़ी गई, वो अभी जेल में है। अपने ही बच्चे को काट दिया कि पिता, और ये पढ़ी लिखी महिला है। जो लड़कियां ये दलीलें देती हैं, नहीं नहीं नहीं, पढ़ी लिखी महिला नहीं ये सब करती है,